What are lessons that India can learn from the UK riots, and is India becoming too politically correct? Namaste, everyone, and welcome back to my channel called Zuzana Reacts, where I learn all things power up with your help, and I just share my Slovak Central European point of view. And today, I'm very curious what we will learn together, especially around and the criminality when it comes to UK and how that translates also in India, and if that has to do something with political correctness. So stay tuned. ब्रिटेन जल रहा है, लोग गाड़ियों को आग लगा रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। समाज का एक ग्रुप ये सोचता है कि बढ़ते क्राइम के लिए इमिग्रेंट जिम्मेदार हैं। हर साल 200 से ज्यादा लोग नाइफ क्राइम्स की वजह से मरते हैं। ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग्स होते हैं। ग्रूमिंग का मतलब बच्चों को या फिर टीनेजर्स को एक्सप्लॉयटेशन या अब्यूज के लिए रेडी करना। कई बार कॉन्विक्ट्स पाकिस्तानी ब्रिटिश हेरिटेज के होते हैं। कंट्रोवर्सी से डरकर वहाँ के लीडर्स पाकिस्तान का नाम पब्लिकली नहीं लेते। ब्रिटेन के लोग मानते हैं कि यहाँ की पुलिस 2 टियर पुलिसिंग करती है, यानी दोगलापन करती है, लेकिन इसकी वजह से लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। इलॉन मस्क भी कहते हैं कि यूके में एक सिविल वॉर हो सकती है। ब्रिटेन जल रहा है। ये नजारे किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के नहीं है, ये नजारे हैं ग्रेट ब्रिटेन के। लोग गाड़ियों को आग लगा रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, होटल्स, मॉस्क्स और इमिग्रेंट्स पर अटैक्स हो रहे हैं, दुकानें लूटी जा रही हैं, सोशल मीडिया पोस्ट के लिए लोगों को जेल भेजा जा रहा है। प्रोटेस्ट होना एक बात है, प्रोटेस्ट वायलेंट होना एक बात है, लेकिन ब्रिटेन में प्रोटेस्ट हो रही हैं, वायलेंट भी हो रही हैं और उन प्रोटेस्ट के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट हो रही हैं। चल क्या रहा है? 600 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट हो चुकी है। इनफैक्ट इलॉन मस्क भी कहते हैं कि यूके में एक सिविल वॉर हो सकती है। कुछ समय पहले फ्रांस में राइट्स हो रहे थे, स्वीडन में भी ऐसे राइट्स हुए और इन राइट्स का ब्लेम इमिग्रेंट्स पर हो रहा है। यूरोप के लोग मानते हैं कि इमिग्रेंट्स की वजह से क्राइम बढ़ता है। ब्रिटेन के आधे से ज्यादा लोग इमिग्रेंट्स की संख्या कम करना चाहते हैं, लेकिन जिस देश ने दुनिया भर में अपनी कॉलोनीज बनाए, आज उन्हें दूसरों को अपने देश में लेने से प्रॉब्लम क्यों है? चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो के एंड में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इन सारी बातों से भारत को क्या सीखने की जरूरत है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, हो क्या रहा है? चलिए समझते हैं ब्रिटेन में हुआ क्या। 29 जुलाई को यूके के साउथ पोर्ट में बच्चों के लिए एक टेलर स्विफ्ट थीम्ड इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था। यहाँ 25 बच्चे मौजूद थे। बेसिकली ये एक योगा और डांस का वर्कशॉप था। यहाँ अचानक से एक अटैकर ने बच्चों पर चाकू से अटैक करना स्टार्ट किया। यूके में ऐसी नाइफ गैंग्स होती है जिसके बारे में आप चैप्टर 2 में जानेंगे। इस अटैक में 10 लोग घायल हुए, जिनमें 8 बच्चे थे और तो और 3 बच्चों की जान भी गई। ये अटैक एक 17 साल के लड़के ने किया था, जिसके पेरेंट्स रवांडा से थे, लेकिन उसका जन्म यहीं पर यूके में हुआ था। कोर्ट ने इस लड़के की आइडेंटिटी पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं की क्योंकि वो अंडर एज है, जिससे लोगों ने अपने अपने ओपिनियंस बनाना स्टार्ट किया। रूमर फैला कि अटैकर एक रैडिकल इस्लामिस्ट माइग्रेंट है। 300 लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने एक लोकल मॉस्क पर अटैक किया और नारे लगाना स्टार्ट किया, वी वांट आवर कंट्री बैक। इन अटैक्स में 50 पुलिस ऑफिसर्स इंजर भी हुए। ये प्रोटेस्ट पूरे देश में फैल गया। टेलीग्राम ऐप पर एंटी इमिग्रेशन चैनल्स है, जहां इंग्लिश डिफेंस लीग के सपोर्टर्स जुड़ने लगे। रादरहाम में लोगों ने होटल्स को अटैक करना स्टार्ट किया, जहां रेफ्यूजीज रह रहे थे। इसके बाद एंटी रेसिज्म प्रोटेस्ट भी शुरू हुए। बड़ी संख्या में लोग प्रोटेस्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पे उतरे और उन्होंने कहा कि आज भी ब्रिटेन में हर रिलीजन के और हर नेशनैलिटी के लोगों के लिए जगह है। लेकिन क्या ये सच है? चैप्टर 2, गैंग्स ऑफ यूके। यूके के लोग इमिग्रेंट्स पर गुस्सा क्यों हैं? हमें इसका लार्जर कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग्स होते हैं। ग्रूमिंग का मतलब बच्चों को या फिर टीनेजर्स को एक्सप्लॉयटेशन या अब्यूज के लिए रेडी करना, उन्हें मैनिपुलेट करना। जो टीनेज लड़कियों को दारू पिलाकर अगवा करते हैं, प्रोस्टिट्यूशन में फोर्स करते हैं। कई बार कॉन्विक्ट्स पाकिस्तानी ब्रिटिश हेरिटेज के होते हैं और ये बीबीसी ने खुद रिपोर्ट भी किया है। पॉलिटिकल करेक्टनेस के लिए लोग पाकिस्तान का नाम नहीं लेते। कंट्रोवर्सी से डरकर वहाँ के लीडर्स पाकिस्तान का नाम पब्लिकली नहीं लेते, लेकिन इसकी वजह से लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। सुएला ब्रेवरमैन होम सेक्रेटरी रह चुकी है। वो कहती है,
Law enforcement agencies are being politically correct. They take a softer approach to minorities. ब्रिटेन के लोग मानते हैं कि यहाँ की पुलिस 2-tier पुलिसिंग करती है, यानी दोगलापन करती है। यानी अगर एक ग्रुप से गलतियां हुई तो उन्हें इंस्टेंटली सजा मिलेगी और अगर दूसरे ग्रुप से गलतियां हुई तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा। ग्रूमिंग गैंग्स ज्यादातर पाकिस्तानी या फिर पाकिस्तानी ब्रिटिश होने के बावजूद उन्हें अक्सर मीडिया में एशियन या साउथ एशियन कहा जाता है ताकि किसी एक कम्युनिटी को ठेस ना पहुंचे। लेकिन पॉलिटिकल करेक्टनेस की वजह से अगर इंडियंस, श्रीलंकन्स, नेपालीज, भूटानीज लोगों को भी सेम कैटेगरी में डाला जाएगा तो ये काहे का इंसाफ। इसी साल एक टास्क फोर्स एस्टैब्लिश हुई थी जिसने पहले ही साल में हंड्रेड्स ऑफ अरेस्ट किए। इन टोटल 550 लोगों को अरेस्ट हुई और 4000 विक्टिम्स को बचाया गया। जैसे अमेरिका में गन वायलेंस होता है, यूके में नाइफ गैंग्स होती हैं। 2015 से आज तक नाइफ क्राइम्स ऑलमोस्ट 80% से बढ़े हैं। एक्टर इड्रिस अल्बा को आप जानते होंगे, उनकी ये इमेज काफी फेमस हो चुकी थी। यहाँ ग्राउंड पर फोल्ड किए हुए कपड़े हर उस इंसान को रिप्रेजेंट करते हैं जिनकी जान नाइफ गैंग्स ने ली है। हर साल 200 से ज्यादा लोग नाइफ क्राइम्स की वजह से मरते हैं, जिनमें टीनेजर्स और बच्चे भी शामिल हैं। होता यह है कि ड्रग्स यूके में एक बड़ा प्रॉब्लम है एंड वेयर देयर आर ड्रग्स देयर आर नाइफ्स। यूके में गन्स उतनी आसानी से नहीं मिलती, तो ड्रग डीलर्स अपने ड्रग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नाइफ्स रखते हैं। 2002 से लेकर 2021 तक का डेटा देखें तो जो भी टेरर एक्टिविटीज यूके में हुई हैं, उसके लिए फॉरेन लोग या फॉरेन आइडियोलॉजी जिम्मेदार पाई गई है। यूके के प्रिजन्स फॉरेन नेशनल से भरे हुए हैं। टोटल प्रिजन पॉपुलेशन का 12% फॉरेन नेशनल्स का है। ये सारा डेटा राइट्स को जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करता, लेकिन उनके गुस्से के पीछे के रीजंस हाईलाइट जरूर करता है। हो सकता है ये रीजंस कंप्लीटली अनरिलेटेड हो सकता है ये रीजंस कंप्लीटली इरैशनल हो, लेकिन समाज का एक ग्रुप ये सोचता है कि बढ़ते क्राइम के लिए इमिग्रेंट्स जिम्मेदार हैं। डर की वजह से, बढ़ते क्राइम की वजह से यूरोप के लोग अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं। चैप्टर 3, यूके एंड इमिग्रेशन। 2024 में 14,000 से ज्यादा लोग ऐसे बोट्स में यूके घुसे हैं। 2018 से देखा जाए तो 1,20,000 लोग ऐसे इलीगली यूके आए हैं। कौन है ये लोग? डेटा कहता है कि ज्यादातर लोग अफगानिस्तान, ईरान, टर्की के होते हैं। एक जमाना था जब ब्रिटेन पूरी दुनिया में शिप से जाकर अपना कल्चर उन पर थोप देता था, वहां कॉलोनीज बनाता था, वहां के लोगों को एक्सप्लॉइट करता था और प्रॉफिट कमाता था। आई गेस टुडे द टेबल्स हैव टर्न्ड। आज यूके के लोग बाहर के लोगों को अंदर लेना नहीं चाहते। हर साल असाइलम सीकर्स की तादाद बढ़ती जा रही है। ये बात सिर्फ यूके में नहीं है, इटली, जर्मनी, स्पेन और फ्रांस में भी कॉमन है। इमिग्रेशन के बारे में यूके के लोग क्या सोचते हैं, चलिए समझते हैं। अप्रैल 2023 का डेटा कहता है कि 52% ब्रिटिश लोग कहते हैं कि इमिग्रेंट्स का नंबर कम करने की सख्त जरूरत है। हर 3 में से 1 इंसान चाहता है कि जो लोग रेफ्यूजीज हैं, असाइलम चाहते हैं, उनके लिए असाइलम पाना और डिफिकल्ट कर देना चाहिए। और इसमें बायस साफ दिखता है। लोग यूक्रेन या हांगकांग से है तो यूके के लोग ज्यादा एक्सेप्टिंग है, लेकिन अगर अफगानिस्तान या पाकिस्तान से है तो कम एक्सेप्टिंग है। पिछले साल 6,85,000 इमिग्रेंट्स यूके शिफ्ट हुए। इनमें रेफ्यूजी, स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स सब शामिल हैं, जिनमें इंडियंस की संख्या 1/5 है। इंडियंस इन जनरल एज स्टूडेंट्स यूके जाता है, लेकिन ओवरऑल जनवरी के महीने में यूके में एक नया रूल लाया गया था जिससे ये नंबर 3 लाख से कम किया जाएगा। यानी पॉलिसी वाइज भी यूके चाहता है कि इमिग्रेंट्स की संख्या कम हो। हमने हमारे कनाडा के वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि फॉरेन देश आपको वेलकम तो करते हैं, लेकिन विद कंडीशंस अटैच्ड। जब तक आप उनकी इकोनॉमी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटीज को और रिच बना रहे हैं और वहाँ के टैक्सेस पे कर रहे हैं, यू वेलकम बिकॉज यू आर प्रोडक्टिव। वेस्टर्न देशों का पॉपुलेशन एक एजिंग पॉपुलेशन है, तो उन्हें लोगों की जरूरत है, लेकिन वो अपना पॉपुलेशन काफी साफ रखना चाहते हैं। कोई भी देश इक्वल राइट्स, सोशल जस्टिस वगैरह में नहीं मानता, वो सिर्फ दिखावा होता है। वो हमेशा अपनी भलाई किस में है वही करता है। चैप्टर 4, लेसन्स फॉर इंडिया। नंबर 1, हमें इमिग्रेशन के बारे में पॉलिसीज बनानी होंगी। इमिग्रेशन एक सीरियस मुद्दा है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप अपना पूरा कैंपेन इसी मुद्दे को लेकर चला रहे हैं। मेक्सिको से इलीगल इमिग्रेशन होता है और ट्रम्प कहते हैं कि बढ़ते हुए क्राइम की वजह ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। वैसे ही यूरोप में भी हमें सेम देखने मिलता है, और जहां अलग अलग कल्चर्स एक साथ आते हैं
वहां प्रॉब्लम्स क्रिएट होते ही हैं, क्लैशेस के चांसेस बढ़ते ही हैं। आज भारत सब कॉन्टिनेंट का इकलौता ऐसा देश है जहाँ स्टेबिलिटी है, तो आने वाले समय में आस पड़ोस के देशों से यहाँ लीगल और इलीगल दोनों तरह का माइग्रेशन होगा। इनफैक्ट कई सालों से हो भी रहा है। भारत में इलीगल इमिग्रेशन एक नेशनल और सिक्योरिटी रिस्क है, जिस पर हम फ्यूचर में एक वीडियो जरूर बनाएंगे। यूरोप और भारत में एक डिफरेंस ये है कि यूरोप को लोगों की जरूरत है और हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं। प्लस जैसे वो स्किल्ड और अनस्किल्ड इस बेसिस पर डिफरेंशिएट करते हैं, हम कैसे करने वाले हैं? ये सवाल कंट्रोवर्शियल जरूर है, लेकिन जरूरी है। लेसन नंबर 2, मिस इन्फॉर्मेशन डेंजरस हो सकती है। कोर्ट ने माइनर की आइडेंटिटी छुपाकर सही किया था, लेकिन उन्होंने ये रियलाइज नहीं किया कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। मिस इन्फॉर्मेशन कहाँ फैलती है? सोशल मीडिया पर। अनवेरिफाइड क्लेम्स कहाँ फॉरवर्ड होते हैं? व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर। टॉमी रॉबिन्सन नाम के एक ट्विटर अकाउंट के कुछ ट्वीट्स वायरल होने लगे जो काफी उकसाऊ थे। इनफैक्ट इन ट्वीट्स को इलॉन मस्क ने रीट्वीट भी किया था। यानी सिर्फ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन की वजह से यूके जैसे देश में भी अगर 13 साल के वर्ष दंगे हो सकते हैं, तो सोचिए हमें इंटरनेट पर कितना केयरफुल रहने की जरूरत है। रवांडा का मेजॉरिटी पॉपुलेशन क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। ब्रिटेन की पुलिस कहती है कि जिस इंसान ने लड़कियों पर अटैक किया उसका इस्लाम से कोई कनेक्शन दिख ही नहीं रहा है। इस पर यूके अब सोशल मीडिया को सेंसर करने की बातें कर रहा है। हाँ, आपको क्या लगता है, क्या सोशल मीडिया पर सरकारी कंट्रोल होना चाहिए? हमें कमेंट्स में बताइए। तीसरा लेसन ये है कि प्रोटेस्ट और राइट्स अलग अलग होते हैं। ये बात बार बार हाईलाइट करने की जरूरत है कि एक डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट के लिए एक स्थान है, लेकिन राइट्स के लिए नहीं। जब भी एक बड़ा मॉब किसी भी मुद्दे के लिए इकट्ठा हो जाता है तो टेंशन्स हाई होते हैं, नारेबाजी होती है, क्लैशेस होने के चांसेस बढ़ते हैं। ऐसे सिचुएशन में कुछ लोग प्रोटेस्ट को हाईजैक करने की कोशिश जरूर करते हैं ताकि वो प्रोटेस्ट के पीछे छुपकर गाड़ियां जला सके या दंगे कर सके। The whole problem with this woke ideology is in finding excuses for people who commit wrongs. हमने बांग्लादेश पर वीडियो बनाया, but I find this the right place to discuss this. एक पॉपुलर पब्लिकेशन ने बांग्लादेश राइट्स के बारे में ये आर्टिकल लिखा, आप खुद ही पढ़िए, ये पैरास पढ़िए। इसमें ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है कि जो लोग राइट्स में विक्टिम्स हैं वो उनकी मिस्टेक है। बेचारे राइटर्स को पता नहीं था, वो गुस्से में थे। ऐसे अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जब भी राइट्स होते हैं। सबको कंट्रोल थोड़ी ना कर सकते हैं। यही सेम फॉर्मूला बार बार अपनाया जाता है। जब यूके में ग्रूमिंग गैंग्स की स्टोरी बाहर आई, तब पुलिस ने उन पर एक्शन नहीं ली फॉर द फियर ऑफ बीइंग लेबल्ड रेसिस्ट। एक क्राइम को जब हम अलग अलग फिल्टर से देखते हैं, तब हम भी उतने ही गुनहगार होते हैं, बिकॉज हम क्रिमिनल को उसके क्राइम की सजा नहीं देते, हम उसके क्राइम के लिए एक्सक्यूजेस बनाते हैं। यही सेम चीज हमें भारत में भी दिखती है। एक क्राइम क्राइम होता है, एक मर्डर मर्डर होता है, लेकिन हम क्राइम को छोड़कर बाकी सब पर फोकस करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस वी मेक आवर कंट्री अनसेफ। जब हम क्रिमिनल को सजा नहीं देते, हम विक्टिम को सजा देते हैं। जिसने कोई मिस्टेक नहीं की उसे सजा देते हैं एंड डायरेक्टली लॉलेसनेस एनकरेज करते हैं। इन दी एंड यही कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में कई फोर्सेस हैं जो इनस्टेबिलिटी चाहती हैं। इंटरनेट की दुनिया में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, लोगों को भड़काना काफी आसान हो चुका है। ऐसे समय आपको और हमें सावधान रहना ही होगा। कोई भी चीज शेयर करने से पहले उसे वेरीफाई कीजिए और मिस इन्फॉर्मेशन की चेन को तोड़िए, क्योंकि हमें दूसरों की गलतियों से सीखना है और हमारे देश को 1% ही क्यों ना हो बेहतर बनाना है। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। So what do you guys think? What do you think that India can learn from the UK? I mean, it's a tricky one. I've just been. So the whole portrait of riots, I actually talked to a friend, discussed what has been happening, and also like the censorship of social media. Apparently there were things that they were really misleading to the point that they were inciting violence. This is why there are strict measures from the UK government now to censor things, which is, I don't know, I mean, if we are claiming we are living in a freedom of speech country, but then I don't know, if someone is purposefully inciting violence, I don't know. I haven't seen any riots. I've been to London. Those of you that follow me on Instagram, you could have seen my life as well from Oxford Street. I wouldn't say
So for all my whatever 14 or so years that I lived there, I never felt unsafe, which I cannot say about, for example, Paris or France in general. Like, it's the only country in Europe I would never consider living. I feel like the country is actually very dangerous for the obvious reasons. And I guess what I'm talking about. And I think, yeah, I, I feel like London is definitely safer than France. Haven't seen any riots. I think they perhaps were very, very local. I think that in the UK, apparently life goes on. I am. I was asking also about the whole, like Rishi Sunak sending immigrants, and it's apparently not as it has been really portrayed, because it was some sort of foreign exchange of England building houses for those immigrants there. So it was not really. It was an interesting deal, let's put it that way, that was happening there. And well, I think that's the video rightly pointed out. I mean, on one hand, what do you expect when you went around for centuries colonizing other countries, exploiting them? I feel like it's the beginning of the payback. Um, we have a saying that the God's mills grind slowly but righteously. And sadly, for many people, don't see quote unquote the justice in their lifetime, but it doesn't mean that it will never catch up. And it feels like things are starting to catch up with in the UK. And obviously, like, the nowadays people have nothing to do with that, but I believe that the UK is perhaps beginning to live their generational karma. I don't know what you guys think, but that is what it appears to me it's happening, because a lot of people, like, from Central Europe that the English are racist against, have left. And I guess there are other migrants that are filling in those places. And London has always been diverse, and I can really only speak about London. And I love the diversity. So I am a person that really thrives on it. I always work in multicultural environments. I think this time around, when I was walking down the streets, I was noticing, yeah, that perhaps there were way many more migrants than to my recollection, but that might be me also being biased as well. But this time around, and I spent like 30 days there. I don't know. I felt like the vibe has changed. And when I spoke to my friends, they were like, yeah, indeed, things have changed. It's not what it used to be. So my time. So basically, I left Slovakia when Slovakia entered the EU, pretty much. And I've said that many times. I loved my life in London. I was young. I was in 20s, early 30s, and I worked in advertising, pretty cool. You work hard, you play hard, you work with different kinds of people, you're feeling like you're achieving. It's so much fun to work in advertising. People are cool. You go out, you enjoy yourself. Don't get me wrong, like, we all worked like horses, but it was good. It was fun. Like, the vibe was good. And I don't know, it was just because it started to be like an autumn in the UK right now, but it felt a bit, it's just the vibe. I don't know. I was just like feeling the vibe was very different. And I was like thinking to myself, I wonder how I feel by the end of the trip, because I even consider myself a Londoner. To me, I love London. I just do. It feels like home. But I was like, do you know what? Maybe I'm actually good. Maybe I'm actually good in Slovakia. The fact that you come from a country that is just so unimportant makes it actually safe and makes it a good place to live. And I've asked people, because the expenses for
just like for housing are increasing by another 180 pounds on average, I think, from the new year. It's crazy. Like in a year and a half that I haven't been, it feels like the prices have skyrocketed. It wasn't even that bad during COVID era. So I don't really know, and the whole perhaps situation is not entirely helping the country, but I guess what India can learn is, and I think it's not just India but other countries, is the immigration policies. And I guess it's a tricky one where, one thing I always say, like, you have, let's say, the US going to different countries claiming that there are weapons of mass destruction, and then they just leave and retract, and then they don't want to let the people in. I'm like, well, if you caused havoc in those countries, just take the people to the US and look after them. You know what I mean? Like, why do other neighboring countries or other further countries need to bear the consequences? I just never understood why no one is talking about it. I mean, like, you caused the war, now take everyone. Like Ukraine, you caused the war, go and take all Ukrainians to the US. But no, they will say, no, we're not doing that. You have to come here legally. But I'm like, well, you destroyed people's lives. Everyone was perfectly fine where they were. Immigration will happen one way or the other. Simply, we live in an age when young people want to go out and explore and see different cultures, etc. And I don't see anything particularly wrong with that. But sometimes you stay in the country and decide that that lifestyle fits you better, and sometimes you really are homesick and want to go back, or you just simply get ideas and you want to build up your own country, your own economy. But the immigration, it's really, like, I think that last year, when we have a new government, and what was happening just before was that we had, I think, people from, I don't know if they were from Syria, but literally there was a group of, I don't know how many people right now. I'm going to put a number, but I don't know if I'm accurate here. Around maybe 50 or 100 or so. Like, it was a larger number of people that came in, and they didn't have any passport. They were all born on the same, imagine, like, men of all sizes, from older, mid-age to kids, all born on the same day from the same city. You can't make this up. So that was a deal here. And for example, Germany is introducing, I think there is a consensus on more stricter border control. And I'm like, seriously, like, we came to European Union to have open borders, but it's not happening. Like, even in Slovakia, I do go to Austria sometimes just for trips because it's just so close, so you are in 15 minutes, you are in Austria from Bratislava, and you can just go hiking and do different things, right? And there has been, at least this year, passport control that I have noticed, because I didn't think before I was going. But I'm just so annoyed because, like, from Austria coming into Slovakia is not checking anyone coming in, which I think it's weird. And I was like, I need to write a letter to the government, because it pisses you out. Like, you're in the European Union and you just want to go for a quick trip, like, to do a little hiking or, see what castles and stuff they have there. But you can't, like, it's like you can, and, like, they usually let you go. But when we go, like, early in the morning, it's just very easy. You just go almost normally. But in the afternoon, I think it was a couple of weeks ago, there was like, I don't know how many kilometers, but the cars were like stockpiled because there were border controls. I'm like, I don't understand, but it's a really strange world we live in. And I wonder what you guys think about, like, what you feel, if in the video they've covered that these are the things that you need to learn, because you're living in a totally different setup, where you have been, unfortunately, you have the neighbors that you've been exposed to terrorism a lot. Like, recently, what they were talking about, like, the crime is a crime and people being politically correct. And I wonder
Is India being too politically correct? And so I don't know that. You'd have to tell me, because obviously I don't really understand your internal politics, and India is just so huge, so it's just so hard to judge or try to gauge a perspective of what exactly is happening. But we had that case over there in India about the heinous rape and murder, and I would actually love to know where this is currently standing. But I don't know. I feel like the world is going pear-shaped these days, and if I put my spiritual hat on, it feels like whatever goes up must come down. It's just like, I think it's also Indian philosophy that life is cyclical, time's cyclical. So empires rise, empires fall, and I wonder if we're going through what is the word, or trury, like the cleansing of the sin step of a situation, or arbitrary. I don't know the word now, but I wonder if the world is going through some sort of a cathartic event where you have to, as a society, first flush everything that's bad before it can go down. Some people I've seen have predictions that as a society on this planet, we're gonna go back really like I would say like no internet type of a back. So I'm very curious what you guys feel like is a lesson for India, particularly from what you're observing. I'd love to know in the comments below. And that being said, thank you so much for watching this video with me. If you did enjoy, please give a thumbs up, share, like, and subscribe to this channel. And I'll see you next one. Until then, please do take care. I'm sending lots of love. Bye-bye.